हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो नंबर सेकंड है और हम यूपी टेट के लिए हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, पहले आए हुए हैं। हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे क्वेश्चन के लिए और उसके ऑप्शंस को भी समझेंगे। तो बहुत डिटेल में ये वीडियो हो रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और इसमें 30 क्वेश्चन है, ठीक है। 30 क्वेश्चन इसमें है टोटल। एक प्रैक्टिस सेट है पूरा ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। वाक्य के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से? एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। विधेय, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा ये क्या होता है। जैसे एक वाक्य मैं यहाँ पर लिखता हूँ, राजीव विद्यालय में पढ़ता है, ठीक है। राजीव विद्यालय में पढ़ता है। तो इसमें जो राजीव जो है, जो करता है, ठीक है, जो करता है राजीव जो है, जिसके बारे में बात हो रही है, ये होता है उद्देश्य, ठीक है। ये होता है उद्देश्य। और विद्यालय में पढ़ना ये होता है विधेय। विधेय, तो जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है विधेय, और मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो उद्देश्य, और जो बात जो हो रही है उसको बोलते हैं विधेय, ठीक है। तो विद्यालय में पढ़ना हो गया विधेय और राजीव क्या हो गया? उद्देश्य। तो बाकी के 2 अंग होते हैं मुख्यतः, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। उद्देश्य आप ध्यान रखेंगे, उद्देश्य मतलब कर्ता, ठीक है, कर्ता जो वाक्य में प्रधान है, ठीक है, जिसके बारे में बात चल रही है, और जो बात है उसको बोलते हैं विधेय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर विधानवाचक वाक्य? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्र वाक्य है ये, ठीक है। ये क्या है? मिश्र वाक्य है। रचना की दृष्टि से अगर हम बात करें तो वाक्यों को 3 तरीकों में बांटा गया है। एक होता है मिश्र वाक्य, एक सेकंड। रचना की दृष्टि से अगर हम वाक्य की बात करें तो 3 तरीकों से इसमें बांटा गया है। कौन कौन सा? सरल वाक्य, सरल और संयुक्त, सरल, संयुक्त और मिश्र। ये 3 तरीके के वाक्यों को इसमें मतलब बांटा गया है 3 तरीकों में। अब ये सरल में, संयुक्त में और मिश्र में क्या डिफरेंस होता है देखिएगा। सरल वाक्य यहाँ पर मैं आपको एक लिख कर दिखाता हूँ। जैसे लड़का खाता है, लड़का खाता है, ये एक सरल वाक्य है, ठीक है। इसमें केवल एक ही उद्देश्य है लड़का और एक ही विधेय है खाता है, बस इतना है। अब है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य जैसे अब हम संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख रहा हूँ, उसने परिश्रम किया किंतु सफलता, उसने परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, ये संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। उसने परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में क्या चीज़ यूज होगी, या वर्ड इसमें कुछ देख लीजिएगा। इसमें जैसे और, जैसे यहाँ पर किंतु जो यूज हुआ है, ये किंतु आप देख रहे होंगे। इसी तरीके से ये जो है 2 वाक्यों को सरल और मिश्र वाक्यों के प्रयोग से ये बनता है संयुक्त वाक्य। तो इसमें और यूज, और का प्रयोग होगा, या फिर बीच में लगा होगा फिर भी, या फिर नहीं तो, किंतु, अथवा, परंतु, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होगा संयुक्त वाक्य में, ठीक है। अब देखते हैं मिश्र वाक्य क्या होता है। ये तीसरा तरीका है। मिश्र वाक्य क्या होता है, मतलब तीसरा प्रकार जो है मिश्र वाक्य का, ये देख लीजिएगा। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य होता है ये क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल मैं इसमें बताता हूँ। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास किताब नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास किताब नहीं है, ठीक है। तो
इसमें क्या हो जाएगा, एक मुख्य वाक्य हो जाएगा और एक हो जाएगा आश्रित वाक्य, या फिर हम कह सकते हैं गौड़ उपवाक्य। ठीक है, तो ये क्या, ये एक उपवाक्य मैं जानता हूँ और की से इसे जोड़ दिया गया है कि तुम्हारे पास किताब नहीं है। तो एक उसमें क्या हो जाएगा, एक मुख्य उपवाक्य है, जैसे तुम्हारे पास किताब नहीं है, ये मुख्य उपवाक्य है, और एक जो है आश्रित गौड़ उपवाक्य है, मैं जानता हूँ, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है ये हो जाता है मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाला आप समझ गए, यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होगा। और सरल तो इसमें एक उद्देश्य, जैसे लड़का खाता है, जैसे उद्देश्य हो जाएगा लड़का, और एक उद्देश्य हो जाएगा, मतलब विधेय हो जाएगा खाता। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सरल वाक्य रहता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, शगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो इसमें ये आपको बताना है कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है। संभावनार्थक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये कौन सा है, विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, ये विधानवाचक वाक्य है। अगर हम अर्थ के आधार पर बात कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ के आधार पर जो होता है वाक्य, 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिसमें ये आप 4 नाम लिखे हुए देख रहे हैं। इसके अलावा इसके अलावा मैं नाम यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ। निषेधात्मक, नेगेटिव जो वाक्य होता है निषेधात्मक। आज्ञा जिन वाक्यों में दी जाती है, आज्ञात्मक, आज्ञावाचक कहते हैं इसे, आज्ञावाचक, आज्ञा जो में दी जाती है। इसके अलावा प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक। विस्मयवाचक होते हैं, विस्मयवाचक। ठीक है, विस्मयवाचक। ठीक है, और संकेतवाचक, इच्छावाचक, और ये सब 8 तरीके के वाक्य होते हैं। ठीक है, 4 ये और 4 ये, इस तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, मतलब किस कथन में गलती है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विषय होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमने अभी देखा था कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक ही विषय, मतलब विधेय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों को समुच्चयबोधक अवयव से जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, 2 सरल वाक्य होते हैं, उनको जोड़ दिया जाता है समुच्चयबोधक जो अव्यय जो होता है उससे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर लिखकर भी बताए थे। ऑप्शन नंबर सी है, ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित हो उन्हें मिश्र कहते हैं। ठीक है, एक आश्रित वाक्य और एक प्रधान उपवाक्य, ये भी ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें बताना है कौन सा गलत वाला बताना है, तो इसका ये ऑप्शन, इसका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। इसमें क्या मिस्टेक है, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य नहीं बनेंगे, शब्द बनते हैं। शब्द क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जब वर्णों को एक समूह बनता है तो वो शब्द बनाता है, वाक्य नहीं बनाता। शब्दों का समूह वाक्य बनाता है, वर्णों का समूह तो शब्द बनाता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से असंगत कथन, मतलब गलत कथन को ही हमें इसमें चुनना है, असंगत कथन इसमें चुनना है। ठीक है, सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय, ये भी हमने जैसा कि पढ़ा वही है। मिश्र वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य होते हैं, बिल्कुल इसका असंगत चुनना है ना, तो मिश्र वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य, तो ये गलत हो गया, मतलब यही वाला आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। इसमें गलत चुनना है तो ये वाला हो जाएगा। क्यों, जैसा कि हमने अभी ऊपर वाले वाक्य में पढ़ा कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित होता है, आश्रित उपवाक्य, और इसमें दिया है एक से अधिक मुख्य उपवाक्य होते हैं, तो ये उसका ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, बाकी संयुक्त वाक्य में 2 या अधिक साधारण वाक्य संयोजक से जुड़ते हैं, ये करेक्ट है। मिश्र वाक्य है, वह उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चयबोधक करते हैं, ये भी करेक्ट है। तो इसमें असंगत के लिए चुना था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाह कितनी सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये वाक्य अर्थ की दृष्टि से कौन सा है, ये इसमें बताना है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये जैसे कि हमने यहाँ पर देख रहे हैं, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट इसका आंसर हम यहाँ पर बता सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, विस्मयादि बोधक में जैसे वाक्य क्या बताते हैं, वाक्य में कोई खुशी हो रही हो, गुस्सा आ रहा हो, आश्चर्य हो रहा हो, इस तरीके के वाक्य जो है विस्मयादि बोधक वाक्य
होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद नहीं है। अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है, इनमें से कौन सा जो है अर्थ के अनुसार नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रचना के आधार पर वाक्य मैंने आपके लिए बताए थे। 3 वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 बताए थे, एक तो सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है, 3 वाक्य यहाँ पर बताए थे। तो ये जो सरल है ये रचना के आधार पर है, अर्थ के आधार पर नहीं है, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 तरीके का वाक्य होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक, इस तरीके के वाक्य इसमें 8 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है? तो इसमें हमें बताना है। देखिएगा, वह दिन भर सोता रहा, लता से पत्र पढ़ा नहीं गया, या दिनेश ने अच्छा खेल खेला, या मुझसे बोला ही नहीं गया। तो इसका कौन सा आंसर होगा आप बताइएगा। कर्मवाच्य वाक्य वो होते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्म की जिसमें प्रधानता होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लता से पत्र नहीं पढ़ा गया। तो इसमें क्या है? लता से पत्र जो है कर्म है ये, और ये कर्म की प्रधानता इसमें हो रही है। मतलब जो काम जो चल रहा है वो सदैव कर्म के जो है अनुरूप चलेगा। कर्म के जो लिंग है, वचन है, उसके अनुरूप चलता है। तो पत्र नहीं पढ़ा गया लता से, तो ये पत्र जो नहीं पढ़ा गया ये कर्म है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वाक्य में व्याकरण की किस प्रकार की अशुद्धि है, ये आपको बताना है। ठीक है, किस प्रकार की अशुद्धि है? वाक्य देखिएगा, मैंने मोहन को पुस्तक दिया, मैंने मोहन को पुस्तक दिया, आपको बताना है इसमें क्या गलती है। वचन संबंधी है, काल संबंधी, लिंग संबंधी, या कर्ता कर्म कारक संबंधी। तो जैसे मैंने मोहन को पुस्तक दी, इस तरीके के ये वाक्य होना चाहिए। मैंने मोहन को पुस्तक दी, दिया क्या जगह क्या होगी? दी। तो इसमें लिंग संबंधी गलती यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, लिंग संबंधी, जैसा कि आप जानते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो पुस्तक जो है पुस्तक दी ना कि पुस्तक दिया, तो ये लिंग संबंधी यहाँ पर गलती कहलाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, राजा नगर में आए, अर्थ के अनुसार यह वाक्य किसके अंतर्गत आता है? अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार वाक्य कितने तरीके के बताए थे मैंने? 8 तरीके के। अब आपको बताना है ये कौन सा वाक्य है। राजा नगर में आई संदेश सूचक है, विधानार्थक है, संकेतार्थक वाक्य है, या इच्छाबोधक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? ये राजा नगर में आए, ये क्या है? ये एक तरीके का मतलब किसी कार्य, मतलब एक राजा जो नगर में आए, ये मतलब एक कार्य हुआ कि हाँ वो नगर में आए। तो विधानार्थक जो वाक्य होते हैं वो किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, जैसे राधा ने पढ़ लिया, राधा ने पढ़ लिया, ये भी क्या है? एक विधानार्थक वाक्य है। जैसे राम आ गए, राम आ गए, वैसे ही राजा नगर में आई, तो इस तरीके का किसी काम के होने का बोध होता है, तो वो विधानार्थक वाक्य कहलाता है। तो ये विधानार्थक वाक्य कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मैं खाना खा चुका तब वह आया। यह वाक्य क्या है? सरल है, मिश्र है, संयुक्त वाक्य है, या संक्षिप्त वाक्य है? तो ये कौन सा है? मैं खाना खा चुका तब वह आया, तो ये कौन सा है? आप इसमें बताइएगा, कमेंट करके आप बताइएगा, वीडियो पॉज करके फिर आप कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सा है। तो मैं खाना खा चुका, ये क्या है? ये एक प्रधान वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, ये प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, मैं खाना खा चुका। ठीक है, तब वह आया, तो तब क्या है? इसके लिए जोड़ा गया है, मतलब इन दो वाक्यों को, वह आया, मैं खाना खा चुका, इसे तब से जोड़ा गया है। और वह आया, ये क्या है? ये आश्रित है, ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, आश्रित उपवाक्य है ये। तो ये कौन सा बनेगा? मिश्र वाक्य बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है जो अनैतिकता के बल पर चलती है, ये कौन सा वाक्य है? तो राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है, तो हम इसमें देख रहे हैं ये भी क्या हो जाएगा? ये एक प्रधान उपवाक्य बन जाएगा। ठीक है, प्रधान उपवाक्य है, ये प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं इसमें सरल तो हो नहीं सकता ये, और संयुक्त भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि संयुक्त के लिए जो
हम यूज करते हैं जो हमने शब्द बताए थे ऊपर, उनमें से कोई शब्द यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रधान उपवाक्य है और इसे जो से जोड़ा गया है और अनैतिकता के बल पर चलती है। एक आश्रित उपवाक्य है, ठीक है, आश्रित उपवाक्य है ये। तो राजनीति एक व्यवसाय बन गई है जो एक अनैतिकता के बल पर चलती है, ठीक है। तो ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा, ये बनेगा मिश्र वाक्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 3 है वो क्वेश्चन नंबर 13, आपका जीवन मंगलमय हो। ये किस प्रकार का वाक्य है, आपने लिखा हुआ देखा होगा हर जगह, काफ़ी जगह आप जब जाते हैं तो लिखा हुआ होता है आपका जीवन मंगलमय हो। तो ये कौन सा है, इच्छावाचक, संदेशवाचक, विधानवाचक या संकेतवाचक। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा बताइएगा आप, वीडियो पॉज करके कमेंट जरूर करिएगा। तो इसमें क्या है, आपका जीवन मंगलमय हो, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि ये जो वाक्य है आपका जीवन मंगलमय हो, ये एक प्रकार की इच्छा है, एक कामना है कि आपका जीवन जो है मंगलमय हो। तो जिन वाक्यों में कामना का या किसी इच्छा का बोध होता है वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है। अर्थ के आधार पर वाक्य का इनमें से कौन सा भेद नहीं है। विस्मयादिबोधक है, विधानार्थक, प्रश्नात्मक, ये मिश्र नहीं है क्योंकि ये रचना के आधार पर है, रचना के आधार पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ठीक है। उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मेरे को पास आने को कहा, ये गलत है। उसने मुझसे पास आने को कहा, ये भी गलत है, मुझसे नहीं आएगा इसमें। उसने मुझे पास आने के लिए, तो ये भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। उसने मुझे पास आने को कहा, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। इसमें शुद्ध आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है, ठीक है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह, ठीक है, होने जा रहा है। तो ये सौभाग्यवती नहीं आएगा क्योंकि ये बाद में जो है इसमें अभी विवाह हुआ नहीं है, तो अभी विवाह से पहले सौभाग्यवती यूज नहीं होगा। और तो ये हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये सही हो सकता है। हमारी सौभाग्यवती ये भी नहीं होगा, हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह, तो की नहीं आएगा, का होगा, विवाह, कन्या का विवाह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें शुद्ध चुनना है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिएगा, 17 में है, हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का, युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ठीक है। हमारे यहाँ नव युवकों, ठीक है, नव युवकों की शिक्षा, तो इसमें शिक्षा गलत है और इसमें तरुण नहीं आएगा, पहले नव युवकों से पहले। तो इसमें जो सही आंसर बनेगा कौन सा बनेगा, हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। क्योंकि नव युवक और तरुण ये एक ही बात होती है, नव युवक जो होते हैं उसका भी मतलब जो नवयुवक का मतलब है वही तरुण का मतलब है, तो एक जैसे शब्द दो हम यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। हमारे यहाँ जो नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, ये इसमें बताना है। मिश्र वाक्य, उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, ठीक है, उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। मैंने सुना है कि से वाक्य को जोड़ा गया है और आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। उम्मीद है दोस्तों अब आपको ये जो मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य समझ में आ गए हो कि किस तरीके को ये पहचानने हैं, ठीक है। निम्न में से शुद्ध रूप से लिखा वाक्य कौन सा है, आपको शुद्ध इसमें पहचानना है। किसी आदमी को भेज दो, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, कृपया आने का अनुग्रह करें। तो इसमें करेक्ट कौन सा होगा, इसमें दोस्तों करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो बी वाक्य लिखा हुआ है हम तो इसमें तो नहीं आएगा, हम अवश्य ही जाएंगे, अब ये करेक्ट बनेगा। भाई आप देखेंगे दूसरा, इसमें कृपया आने का अनुग्रह करें, तो इसमें आने का अनुग्रह नहीं होगा, आने की अनुग्रह की जगह क्या होगा, कृपा करें, ठीक है।
और यहाँ पर आप देखेंगे तब शायद यह काम अवश्य हो जाए, तो इसका सही क्या होगा, शायद। ये तब नहीं लगेगा, फिर जब शायद यूज करना है तो शायद यह काम हो जाएगा, शायद यह काम, तो अवश्य नहीं आएगा। ठीक है, ये अवश्य और शायद एक साथ नहीं आता, तो शायद यह काम हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा ये। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये है वहाँ मोहन के बीच में क्या आएगा ये आपको बताना है। कोई नहीं था, रिक्त स्थान को पूरा करें, तो बहुत सरल है, या और अलावा या अथवा, तो वहाँ मोहन के अलावा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मोहन के अलावा कोई नहीं था, बहुत सरल है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। उद्देश्य की मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपके लिए बताया था, ये वाक्य के अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा जोड़ा गलत है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य है, बिल्कुल ठीक है, एक ही सरल वाक्य है, सिंपल, इसमें कोई भी वाक्य नहीं जोड़ा गया। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, जो प्रथम आएगा वह से इसे जोड़ा गया है, पुरस्कार पाएगा। जो प्रथम आएगा ये प्रधान हो गया और ये आश्रित है, तो ये मिश्र बिल्कुल करेक्ट है ये भी। हमें इसमें कौन सा जोड़ना है, इसमें गलत देखना है। ठीक है, गलत वाला देखना है, तो ऑप्शन नंबर सी है, नेता ने भाषण दिया और चला गया, तो ये संयुक्त वाक्य है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि और से जोड़ेंगे संयुक्त वाक्य जो होंगे, और भी के शब्द मैंने बताए थे। फिर ऑप्शन नंबर डी है, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, तो ये संयुक्त वाक्य है, और लगा हुआ है इसमें, और अब देखिएगा ये सरल वाक्य नहीं उसको, तो ये संयुक्त, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, देख लेते हैं, एक शब्द से मतलब एक शब्द कौन सा आता है जो वाक्यांश इसमें दिए गए हैं उसके लिए। ठीक है, तो जिसका इलाज कठिन हो उसे दुस्साध्य कहते हैं, सही है। जो मनुष्य से दूर हो उसे अमनुष्य कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो कम खर्च करने वाला हो उसे अपव्यय कह सकते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा। जो इतिहास लिखे युग पूर्व को उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत होगा, क्योंकि कम खर्च करने वाला अपव्यय नहीं होता है, ये होता है मितव्ययी, मितव्ययी होता है। ठीक है, मितव्ययी, तो ये वाला इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये वाक्य उदाहरण है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो पिता ने समझाया कि से वाक्य को जोड़ा गया है, सदा सत्य बोलना चाहिए, एक ये है आश्रित वाक्य, प्रधान वाक्य, तो इस तरीके में ये कौन सा आएगा इसमें, इसका कौन सा आंसर होगा इसका, तो ये होगा कौन सा, मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, शुद्ध वाक्य इसमें बताना है आपको कौन सा है, शुद्ध वाक्य बताना है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, मतलब आपको इसमें क्या देखना है, पंक्चुएशन मतलब बिंदी वगैरह भी देखनी है। ठीक है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा, ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें अंक की बिंदी नहीं लगी हुई है खरीदी पर। और राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदे, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य आपको इसमें बताना है। खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, खेतों में लंबे लंबे घास लंबे लंबे घास उग आए, तो ये गलत है सेंटेंस। ठीक है, ये क्या होगा, खेतों में लंबी घास उग आई, और ये लंबे लंबे की जगह लंबी होगा। ठीक है, लंबी घास उग आई, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, बी है, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, परशुराम के क्रोधाग्नि ने जला दिया, यहाँ पर क्षत्रियों को होना चाहिए था, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, क्षत्रियों को जला दिया। ठीक है, तो इसका सही क्या बनेगा, परशुराम के नहीं, परशुराम की बनेगा, परशुराम की क्रोधाग्नि ने। ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो वृक्षों पर नहीं होगी, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, कोयल की बात हो रही है, ये कोयल, तो यहाँ वृक्ष होगा सिर्फ। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। फिर है, निम्न में कौन सा सही है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 में। ठीक है, कौन सा सही है,
वह टकासा उत्तर देता है, वह टकासा प्रश्न करता है, वह टकासा जवाब देता है, या उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, वह टकासा जवाब देता है, ये इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको अशुद्ध वाक्य इसमें बताना है विराम चिन्ह की दृष्टि से। इसमें नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा, तो यही इसमें जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं के बाद में एक विस्मयादि बोधक यहाँ पर जो है वाक्य चिन्ह लगेगा, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा, इस तरीके का ये वाक्य बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया जाएगा। मैं क्या कहता, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये सही है। महक कौमा रागनी कौमा ये जो है श्वेता आदि भी आई हैं, ठीक है, ये भी करेक्ट है। उसने पूछा तुम कहाँ थे, ये भी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, विराम चिन्ह का नाम क्या है। ये जो विराम चिन्ह दिया गया है इसका क्या नाम है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो नाम है क्या है, इसे बोलते हैं अर्धविराम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। अब यहाँ पर आप समझिएगा, मैं थोड़ा पेन का साइज बढ़ा देता हूँ आपको समझाने के लिए, देखिएगा ज़रा विराम चिन्ह। ठीक है, अब अर्धविराम आप समझ गए ये कैसे, जैसे कि क्वेश्चन में आया है अर्धविराम। इसके अलावा एक होता है अल्पविराम। अल्पविराम कैसा होता है, इस तरीके का, इसे बोलते हैं हम अल्पविराम, अल्प विराम। ठीक है, फिर ये जो इस तरीके का डंडा खींचते हैं इसे बोलते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम। और ये जो निशान है डैश टाइप का, इसे हिंदी में बोलते हैं क्या, योजक। योजक, ये कुछ इंपोर्टेंट है, इन्हें आप याद रखें, इसे बोलते हैं योजक। ठीक है, और एक आपने निशान इस तरीके का देखा होगा, दो बिंदी लगा के बीच में डैश, तो इसे बोलते हैं विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। ठीक है, और इस तरीके का निशान जो होता है ऊपर से लगता है शब्द के ऊपर, इसे बोलते हैं हम हंसपद चिन्ह, हंसपद चिन्ह। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। योजक जो है ये ऊपर की तरफ लगता है, और एक बीच में जो लगता है उसे बोलते हैं हम क्या, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। तो ये कुछ चिन्ह हैं, ये आप जरूर याद रखें। ठीक है, विराम चिन्हों के प्रकार हैं ये। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करना है तो आपको बताना है। तो किसी कठिन शब्द को अगर आपको स्पष्ट करना है तो उसके लिए किसका यूज होगा, तो बताइएगा आप। तो इसमें कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, कोष्टक जो होते हैं उसका हम प्रयोग करते हैं, कोष्टक का किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक इतनी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आई होगी, जो कि क्लास है आपको समझ में आई है, तो दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, मैं इससे पहले एक वीडियो जो इसकी फर्स्ट वीडियो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो ये सेकंड वीडियो है, वो भी वीडियो आप पुरानी वाली ज़रूर देख लीजिएगा।